हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी साहित्यकार के जो कथन हैं, जो शिष्ट साहित्य में जो साहित्यकार ने अपना कथन दिया है, उसी को आसान भाषा में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। देखिए, शिष्ट साहित्य में जो है साहित्यकार और उनके कथन, ये 4 साहित्यकारों का कथन आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, लोकगीत, लोकोक्ति, मुहावरे, इसमें जितने भी साहित्यकार लोगों ने अपने अपने कथन दिए हैं उसका वीडियो का सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि लोक साहित्य का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। लोक साहित्य के साहित्यकार और उनका कथन, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अब शिष्ट साहित्य के जो भी साहित्यकार हैं और शिष्ट साहित्य में जिन्होंने अपना अपना कथन दिया है, अपना अपना स्टेटमेंट दिया है, उसे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 साहित्यकार हैं जो अपना अपना कथन दिए हैं शिष्ट साहित्य के बारे में। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, बैजनाथ सिंह विनोद, डॉक्टर कुंदन लाल उदप्रेती और डॉक्टर सत्येंद्र। तो ये 4 साहित्यकार शिष्ट साहित्य के बारे में जो भी कथन दिए हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के बारे में आप लोग जानते हैं, कई बार बतला चुका हूं। श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं, उन्होंने ही इस बात का खंडन किया था कि नागपुरी भोजपुरी की एक उपबोली है। नागपुरी भोजपुरी की एक उपबोली है। ये बात किसने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको पहले से प्रोवाइड करा चुका हूं। आप लोग बस चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में लोक साहित्य का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करके उसको देखिए। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था कि नागपुरी भोजपुरी की एक उपबोली है। ठीक है, अब उनकी बातों का खंडन करके, शोध करके डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने ही कहा था कि नागपुरी जो है उसका स्वतंत्र सत्ता है। ठीक है, नागपुरी भोजपुरी की उपबोली नहीं है। ठीक है, अब श्रवण कुमार गोस्वामी शिष्ट साहित्य के बारे में क्या बतला रहे हैं वो आप देखिए। शिष्ट साहित्य जो है वो मूलतः लिपिबद्ध होता है और वह लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता है। ठीक है, जितने भी साहित्यकार हैं जो शिष्ट साहित्य के बारे में बतला रहे हैं, शिष्ट साहित्य के बारे में अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लोक साहित्य से कंपेयर करके शिष्ट साहित्य के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो शिष्ट साहित्य मूलतः क्या होता है? वो लिपिबद्ध होता है। श्रवण कुमार गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि शिष्ट साहित्य लिपिबद्ध होता है और वह लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता है। पहला पॉइंट है। दूसरा है, शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हस्तलिखित, मुद्रित तथा रेडियो द्वारा प्रचारित रचनाएं आती हैं। शिष्ट साहित्य में आप लोग देखिएगा बहुत सारा चीज है जो लिखा हुआ मिल जाता है, पहले से छपा हुआ मिल जाता है, और रेडियो में भी शिष्ट साहित्य का लोग प्रसारण करते हैं। इसी बात को यहां पर बोल रहे हैं। आगे है, सभी भाषाओं के साहित्य में सबसे पहले पद्य का विकास हुआ है। ठीक है, यही स्थिति नागपुरी की भी है। नागपुरी का अधिकांश भाग पद्य में सुरक्षित है, परंतु अब गद्य लेखन का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, तो पहले जितना भी कुछ होता था ना वो पद्य में होता था, सारा साहित्य। ठीक है, श्लोक में या फिर आप कहिएगा कविता के माध्यम से, गाना के गायन के माध्यम से लोग बतलाते थे अपना अपना साहित्य को। ठीक है, इसी तरह से नागपुरी में भी था, यही स्थिति नागपुरी की भी है। उसी चीज को यहां पर श्रवण कुमार गोस्वामी हम लोगों को समझा रहे हैं। आगे है, प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साहित्य लोक साहित्य के रूप में ही पनपना प्रारंभ करता है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग स्टेज होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है, उसमें कोई भी साहित्य जो है वो लोक साहित्य के रूप में ही पनपना प्रारंभ करता है। आगे है, नागपुरी लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य के विवेचन से यह निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है कि नागपुरी का साहित्य किसी भी क्षेत्रीय भाषा के साहित्य से हीन नहीं है। ये कह रहे हैं, ये बतला रहे हैं श्रवण कुमार गोस्वामी कि नागपुरी का साहित्य तथा शिष्ट साहित्य जो है, इसका हम लोग जब विवेचना करते हैं, उसका मतलब हम लोग जब डिस्कशन करते हैं, तो ये कंक्लूजन निकलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि नागपुरी का साहित्य भी किसी क्षेत्रीय भाषा के साहित्य से कम नहीं है। ठीक है, तो ये डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट को आप लोग दिमाग में रखिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए और इसको रट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बैजनाथ सिंह विनोद। बैजनाथ सिंह विनोद अब क्या कह रहे हैं शिष्ट साहित्य के बारे में कि साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त
और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक लोक साहित्य कहे जाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मौखिक परंपरा से जो प्राप्त आपके जो एंसेस्टर थे उन्होंने अपना परंपरा आपको बतलाया, अब आपके जो सक्सेसर होंगे उनको आप अपनी परंपरा बतलाएंगे, ठीक है, आपका रहन सहन, आपका कल्चर, तो उसी को कह रहे हैं ये बैजनाथ सिंह विनोद की साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथानक लोक साहित्य कहे जाते हैं, ठीक है। तो गीतों के माध्यम से या कथानक के माध्यम से लोग अपनी परंपरा को सबके सामने पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसी बात को बैजनाथ सिंह विनोद कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, लोक साहित्य के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बतला रहा हूं कि ज्यादातर जो साहित्यकार हैं वो लोक साहित्य से कंपेयर करते हैं शिष्ट साहित्य को और तब फिर शिष्ट साहित्य को परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं कि स्थूल दृष्टि से लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है और परिनिष्ठित साहित्य लिपिबद्ध है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्थूल दृष्टि का मतलब हुआ कि हम लोग कैसे बोलते हैं, मोटा मोटी मान लो ना, ये बात है। तो स्थूल दृष्टि का मतलब यही है कि मोटा मोटी ये कहा जा सकता है कि लोक साहित्य जो है अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है और परिनिष्ठित साहित्य लिपिबद्ध है। परिनिष्ठित साहित्य का मतलब क्या होता है, शिष्ट साहित्य को ही परिनिष्ठित साहित्य कहते हैं। देखिए इसका और मैं थोड़ा अंदर जाके आपको समझा देता हूं कि परिनिष्ठित मतलब कि परिता का मतलब होता है कि चारों तरफ, ठीक है, एक गोल घेरा। अब इस गोल घेरा के अंदर आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, इसके इस गोल घेराव के बाहर नहीं होना चाहिए, इसी के दायरे में होना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है परिनिष्ठित, ठीक है। तो परिनिष्ठित साहित्य या शिष्ट साहित्य एक ही है। तो इसमें बस ये शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य का अंतर बता रहे हैं कि मोटा मोटी अगर देखा जाए स्थूल दृष्टि से लोक साहित्य जो है वो अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य है और परिनिष्ठित साहित्य जो है वो लिपिबद्ध है, यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का जो लोक साहित्य है, नागपुरी का जो शिष्ट साहित्य है वो अभी के समय देवनागरी लिपि में आपको मिलेगा, ठीक है, और पहले कैथी में भी था और आपका बंगाली में भी था, ठीक है। तो अभी के समय देवनागरी लिपि में हम लोगों को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी कारण एक विद्वान ने लोक साहित्य को अपौरुषेय भी कहा है क्योंकि उसके रचयिता का पता नहीं। इसके अलावा वह किसी एक रचयिता की व्यक्तिगत अभिरुचि से सीमित न होकर समाज की भावनाओं का लेखा जोखा सामने रखता है, ठीक है। अब बैजनाथ सिंह विनोद जो है वो किसी एक विद्वान का जो स्टेटमेंट है उसको कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोक साहित्य को अपौरुषेय भी कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब क्या है कि लोक साहित्य का कोई जन्मदाता नहीं है, ठीक है। अपौरुषेय का मतलब यही समझिए कि लोक साहित्य का कोई जन्मदाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका रचयिता का पता नहीं है। इसी बात को बैजनाथ सिंह विनोद हम लोगों के सामने रख रहे हैं, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि ये समाज की भावनाओं का लेखा जोखा सामने रखता है। तो ये दो पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखेंगे। ये कौन कहे हैं, बैजनाथ सिंह विनोद कहे हैं। आगे है बैजनाथ सिंह विनोद और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, ये दोनों जो हैं ये स्टेटमेंट दिए हैं। क्या स्टेटमेंट दिए हैं कि लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य, जहां पर भी परिनिष्ठित लिखा है इसमें आप यही समझिएगा ये शिष्ट साहित्य है। तो लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य का भेद मूलतः वही है जो एक बहती हुई सरिता तथा चार दीवारी से बंधे हौज का है। तो यहाँ पर बैजनाथ सिंह विनोद जो हैं और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी दोनों कह रहे हैं कि लोक साहित्य जो है वो एक बहती हुई सरिता है, बहती हुई नदी है, ठीक है, और शिष्ट साहित्य जो है अब उसी नदी में एक बांध बना दिया जाए, ठीक है, तो उसी को ना हौज कहेंगे। तो किसी चार दीवारी से बंधा हुआ हौज है वो शिष्ट साहित्य है और बहती हुई सरिता है वो लोक साहित्य है। आगे है भारतीय साहित्य में लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य की भेदक रेखा वाल्मीकि रामायण है। ये बात बैजनाथ सिंह विनोद और श्रवण कुमार गोस्वामी दोनों ने मिलकर कहा है, ठीक है। देखिए मिलकर कहा है का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि श्रवण कुमार गोस्वामी अपना जो शोध प्रकाशित किए होंगे उसमें इस बात को कोट किए होंगे और उसी बात को बैजनाथ सिंह भी कोट कर रहे हैं और उसी को हम लोग डॉक्टर भुवनेश्वर कुमार अनुज की जो बुक है, जो आपके लिए स्टैंडर्ड बुक है जिसको अभी आप पढ़ रहे हैं, उसमें ये दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग दिमाग में रखें कि भारतीय साहित्य में लोक साहित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य की भेदक रेखा वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती। कुंदन लाल उत्प्रेती क्या कह रहे हैं कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य को अलग करने के लिए अब तक जो रेखाएं परंपरागत मौखिक लिखित
अज्ञात रचयिता या रचना काल आदि खींची जाती रही है, वे इन दोनों का अंतर स्पष्ट करने में सहायक होती है। कुंदनलाल उत्प्रेती शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य को अलग करने के लिए जो बाउंड्री लाइन है, जो रेखा है, उसके बारे में बतला रहे हैं कि जो मौखिक, लिखित, अज्ञात रचयिता, रचना काल, ये सब जो भी है वो आदि काल से मतलब कि पुराने समय से खींची जा रही है, जिससे कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य का अंतर स्पष्ट हो पा रहा है, अंतर को स्पष्ट करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, आगे है नगर या शिष्ट साहित्य श्रुति या परंपरा पर आधारित नहीं होता है, जबकि लोक साहित्य श्रुति या परंपरा पर आधारित और मौखिक है। डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती अब क्या कह रहे हैं कि शिष्ट साहित्य जो होता है वो श्रुति या परंपरा पर आधारित नहीं होता है, और लोक साहित्य क्या होता है, श्रुति। श्रुति का मतलब कि सुनना। अगर मैं कुछ कह रहा हूं, आप उसको सुन रहे हैं, फिर आपने जो सुना वो किसी और को बतला रहे हैं, तो सुनकर बतला रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहेंगे श्रुति या परंपरा पर आधारित है और मौखिक है। कौन सा? लोक साहित्य। लेकिन नगर साहित्य या शिष्ट साहित्य जो है वो श्रुति या परंपरा पर आधारित नहीं है। आगे है लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व है। लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस, ठीक है, लोक का मतलब हो गया आपका समाज, समाज की मनसा का विशेष, मनसा मानस मतलब कि समाज, लोग, समाज के लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, किसी के बारे में क्या मत रखते हैं, ठीक है, तो वही हो गया लोकमानस। तो लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का भी विशेष योगदान होता है, विशेष महत्व होता है। आगे है लोक साहित्य लोकमानस की रचना है और शिष्ट साहित्य मुनि मानस की रचना है। लोक साहित्य जो है आपका लोकमानस की मतलब समाज में जितने लोग रह रहे हैं उसकी रचना है, और शिष्ट साहित्य जो है वो मुनि मानस की रचना है। मतलब आप बस ये समझिए कि मुनि किसको कहते हैं? जो मन की स्थिति जानता हो, जो जिसका मन में कंट्रोल होता हो, उसी को मुनि कहते हैं। ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे, तो ऋषि मुनि जो लिख कर दिए वही शिष्ट साहित्य है, और समाज के लोग आपस में जो डिसीजन मेकिंग किए वही लोक साहित्य है। ठीक है, तो ये कौन कह रहे हैं? कुंदनलाल उत्प्रेती कह रहे हैं। आगे है शिष्ट साहित्य का उद्देश्य आचार्य मम्मट की दृष्टि में काव्यम यशये अर्थकृते व्यवहार भिदे शिवेत रक्षते है, परंतु लोक साहित्य का उद्देश्य इनमें से एक भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि शिष्ट साहित्य का उद्देश्य, अब डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती क्या कर रहे हैं ना कि आचार्य मम्मट का एक जो श्लोक है, उन्होंने जो बात कही है उसको यहां पर कोट कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं काव्यम यशये अर्थकृते व्यवहार भिदे शिवेत रक्षते। ठीक है, लेकिन लोक साहित्य का उद्देश्य इनमें से एक भी नहीं होता है। तो इस बात को, इस स्टेटमेंट को डॉक्टर कुंदनलाल उत्प्रेती हम लोगों के सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है शिष्ट साहित्य के साहित्यकार और उनके दिए हुए कथन। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको बहुत जल्द चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।